मूवी की शुरुआत में जेस नाम की एक रोती हुई माँ अपने डरे हुए बेटे टॉमी को गले लगाकर कहती है कि उसे बस एक बुरा सपना आया था। जेस अपने ऑटिस्टिक बेटे टॉमी और दोस्तों के साथ बोट ट्रिप की तैयारी कर रही है और उस दिन सब लोग ट्रायंगल हार्बर में मिलने वाले हैं। जेस पूरे घर में जल्दी जल्दी काम कर रही होती है और पूल से एक खिलौना बोट निकालती है। टॉमी पेंटिंग करते समय फर्श पर पेंट गिरा देता है तो जेस उसे साफ करती है, लेकिन इस दौरान उसकी ड्रेस गंदी हो जाती है। अचानक डोरबेल बजती है, लेकिन दरवाजा खोलने पर वहां कोई नहीं होता। जेस नए कपड़े पहनती है और जल्दी से निकलने की तैयारी करती है। जाने से पहले वह अपने परेशान बेटे को समझाने की कोशिश करती है कि फर्श पूरी तरह साफ कर दिया गया है। जेस और टॉमी घर से निकलकर ट्रायंगल हार्बर की तरफ जाते हैं। दूसरी तरफ ट्रायंगल नाम की बोट पर जेस का दोस्त ग्रेग अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा होता है। तभी सैली और डाउनी पहुंचते हैं। सैली अपनी दोस्त हीदर को भी साथ लाई होती है ताकि उसकी ग्रेग से मुलाकात करा सके। जेस विक्टर नाम के एक आदमी के साथ पहुंचती है, लेकिन टॉमी कहीं नजर नहीं आता। विक्टर कहता है कि जेस के साथ कुछ अजीब है। जेस ग्रेग को गले लगाकर माफी मांगती है, कहती है कि वह बस थकी हुई है, लेकिन फिर भी ट्रिप पर जाना चाहती है। बोट पर वह सबसे मिलती है और सब लोग सफर के लिए तैयार हो जाते हैं। सफर के दौरान जेस केबिन में सो जाती है और बीच के सपने देखने लगती है। थोड़ी देर बाद वह घबराकर जाग जाती है। हीदर पूछती है कि उसने क्या सपना देखा, लेकिन जेस को कुछ याद नहीं रहता। उधर ग्रेग सोच रहा होता है कि जेस टॉमी को साथ क्यों नहीं लाई। विक्टर बताता है कि जब उसने पूछा था तो जेस ने काफी देर बाद जवाब दिया कि टॉमी स्कूल में है, लेकिन उस दिन शनिवार है, इसलिए स्कूल होने की बात सही नहीं लगती। जब हीदर और जेस केबिन से बाहर आते हैं, ग्रेग टॉमी के बारे में पूछता है। जेस कहती है कि वह ठीक है, कुछ भी नहीं बदला, हर दिन एक जैसा ही है। कुछ देर बाद अचानक हवा रुक जाती है और बोट एकदम ठहर जाती है। तभी उन्हें एहसास होता है कि उनके सामने एक बड़ा तूफान खड़ा है। ग्रेग कोस्ट गार्ड को डिस्ट्रेस कॉल भेजता है, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं दिखता। तभी रेडियो में तेज आवाज आने लगती है और फिर एक डरी हुई औरत की मदद की पुकार सुनाई देती है। वह कहती है कि कोई सबको मार रहा है, लेकिन उसकी आवाज अचानक कट जाती है। जैसे ही ग्रेग केबिन से बाहर आता है, तूफान तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। वह सबको लाइफ जैकेट पहनने को कहता है और अगले ही पल तूफान टकरा जाता है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। ग्रेग जेस को पकड़कर अपने पास रखता है। डाउनी सैली को संभालता है। तभी तूफान बोट को पलट देता है और हीदर समुद्र में बह जाती है। तूफान शांत होने के बाद बाकी लोग किसी तरह पलटी हुई बोट के ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हीदर का कोई पता नहीं चलता और किसी को नहीं मालूम कि उसके साथ क्या हुआ। कुछ देर बाद ग्रुप दूर से एक ओशन लाइनर एलिस को अपनी तरफ आते हुए देखता है, जो उन्हें बचाए जाने का बेहतरीन मौका लगता है। सब लोग उम्मीद से भर जाते हैं और जहाज की तरफ चिल्लाकर मदद मांगने लगते हैं, जबकि जेस उसे शक भरी नजरों से देखती रहती है। उन्हें ब्रिज पर किसी इंसान की परछाई भी दिखाई देती है और जब जहाज आखिरकार उनके पास पहुंचता है तो सब उस पर चढ़ जाते हैं। जेस को उस जहाज पर शक क्यों है, यह साफ नहीं होता, लेकिन उसके पास भी साथ जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। समुद्र से निकलकर वे जहाज पर चढ़ते हैं, लेकिन वहां उन्हें कोई भी नहीं मिलता। ग्रेग कहता है कि उन्हें ब्रिज पर जाकर कैप्टन से बात करनी चाहिए। जहाज के अंदर जाते समय जेस कहती है कि उसे यह कॉरिडोर पहले से जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन ग्रेग कहता है कि लगभग सभी कॉरिडोर एक जैसे ही दिखते हैं। इसी बीच बाकी लोग 1932 की एक फ्रेम की हुई फोटो देखते हैं, जिसमें यही जहाज दिखाई देता है। पता चलता है कि एलिस हवा के ग्रीक गॉड का नाम था और वह सिसिफस का पिता था, जो एक पौराणिक किरदार था जिसने मौत को धोखा दिया था। सजा के तौर पर उसे हमेशा के लिए हर दिन एक ही चट्टान पहाड़ी पर चढ़ाने और फिर उसे नीचे लुढ़कते देखने के लिए मजबूर किया गया था। ग्रुप की बातचीत अचानक जहाज के अंदर से आती खड़खड़ाहट की आवाज से रुक जाती है और उन्हें एहसास होता है कि वे यहाँ अकेले नहीं हैं। आवाज का पीछा करते हुए उन्हें कुछ चाबियां मिलती हैं, जिन्हें जेस अपनी चाबियां पहचान लेती है। वह हैरान रह जाती है कि उसके घर की चाबियां यहाँ कैसे आ सकती हैं। बाकी लोग भी इस बात पर यकीन नहीं कर पाते, जबकि जेस की चेन में अपने बेटे की फोटो दिखाती है कि उसके लॉकेट वाली फोटो से मेल खाती है। सैली कहती है कि शायद हीदर किसी तरह बच गई हो और इसी जहाज पर चढ़ आई हो, इसलिए वही चाबियां यहाँ लाई होगी।
जहाज के बॉलरूम में सब कुछ किसी पार्टी की तरह सजा हुआ होता है और खाने पीने की कोई कमी नहीं होती, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं दिखता। जब सैली हीदर का नाम पुकार रही होती है, तभी जेस किसी को भागते हुए देखती है और बाकी लोगों को बताती है। विक्टर तुरंत उस रहस्यमयी इंसान के पीछे दौड़ पड़ता है और खाली पड़े कॉरिडोर में उसकी तलाश करता रहता है, जबकि बाकी लोग बॉलरूम में रुकते हैं। ग्रेग भी विक्टर के पीछे जाने का फैसला करता है और जेस उसके साथ चली जाती है, जबकि सैली और डाउनी पीछे रह जाते हैं। यहाँ जेस ग्रेग को समझाने की कोशिश करती है कि हर बार किसी मोड़ पर पहुंचते ही उसे लगता है कि यह सब पहले हो चुका है, लेकिन ग्रेग कहता है कि वह सिर्फ सदमे में है। अचानक उन्हें बहते पानी की आवाज सुनाई देती है और वे उसकी जांच करने जाते हैं। एक बेडरूम के अंदर उन्हें शीशे पर खून से लिखा हुआ संदेश मिलता है, जिसमें थिएटर जाने को कहा गया होता है। उधर विक्टर अभी भी उस इंसान की तलाश कर रहा होता है जिसे जेस ने कॉरिडोर में भागते देखा था, और जहाज में गूंजती खड़खड़ाहट की आवाज का पीछा कर रहा होता है। जेस शीशे पर खून देखकर डर जाती है, जबकि ग्रेग कहता है कि शायद जहाज का क्रू उनके साथ मजाक कर रहा है। दोनों में बहस हो जाती है और जेस वहां से चली जाती है। वह अकेले बॉलरूम लौटती है, लेकिन वहां सैली और डाउनी नहीं होते और अब सारा खाना सड़ चुका होता है। दूसरी तरफ सैली और डाउनी फर्श पर खून देखते हैं और खून के निशानों का पीछा करते हुए डेक से निकलकर थिएटर तक पहुंच जाते हैं। उधर जेस पास में आती जोरदार आवाज सुनकर छिप जाती है और देखती है कि विक्टर पूरे शरीर पर खून लिए लड़खड़ाता हुआ कमरे में आ रहा है। जेस उससे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन जवाब देने के बजाय विक्टर उसका गला दबाने लगता है। जेस अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करती है और आखिरकार विक्टर के सिर के पीछे बने घाव पर दबाव डाल देती है। तभी गोली चलने की आवाज सुनकर वह चौंक जाती है और देखने दौड़ती है कि क्या हुआ। थिएटर में सैली और डाउनी ग्रेग की लाश के पास रो रहे होते हैं, जिसे अभी अभी गोली मारी गई होती है। अचानक सैली जेस पर टूट पड़ती है और उस पर ग्रेग को गोली मारने का आरोप लगाती है। जेस कहती है कि वह तो विक्टर के साथ थी, लेकिन सैली बताती है कि ग्रेग ने मरने से पहले कहा था कि जेस ने उसे गोली मारी। डाउनी पूछता है कि जेस ने उन्हें थिएटर आने के लिए क्यों कहा था, लेकिन जेस कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी बालकनी से कोई गोली चलाना शुरू कर देता है। सैली और डाउनी गोली लगने से मारे जाते हैं और जेस उनकी मदद करने की कोशिश के बाद थिएटर से भाग जाती है। वह किचन में छिप जाती है और अपनी सुरक्षा के लिए एक चाकू उठा लेती है। नकाबपोश हमलावर किचन में झांकता है, लेकिन खुशकिस्मती से उसे जेस नहीं दिखती और वह चला जाता है। जेस लाइफ बोट स्टेशन तक पहुंचती है और जहाज से निकलने की उम्मीद करती है, लेकिन हमलावर उसे ढूंढ लेता है। जब वह गोली चलाने में थोड़ा हिचकिचाता है, जेस बंदूक का रुख मोड़ देती है और उससे बच निकलती है। वह नीचे वाले डेक पर गिरती है, लेकिन हमलावर उसका पीछा नहीं छोड़ता। वह ऊपरी डेक पर उसका पीछा करता है और अपनी खाली शॉटगन उसकी तरफ फेंक देता है, जिससे जेस रेलिंग के पार नीचे गिर जाती है। जहाज के पिछले हिस्से की तरफ भागते हुए जेस रास्ते में एक कुल्हाड़ी उठा लेती है और उससे अपनी रक्षा करती है। काफी संघर्ष के बाद वह हमलावर पर काबू पा लेती है। तभी उसे पता चलता है कि हमलावर एक औरत है। वह औरत कहती है कि जेस के घर वापस जाने का एक ही तरीका है, सबको मार देना। जेस कुल्हाड़ी से हमला करती है और वह रहस्यमयी औरत समुद्र में गिर जाती है। जेस सब कुछ समझने की कोशिश कर ही रही होती है कि पास के एक केबिन से संगीत की आवाज आने लगती है, जो पुराने रिकॉर्ड प्लेयर पर बार बार बज रहा होता है। जेस संगीत बदल देती है, लेकिन तभी उसे बाहर से लोगों की आवाज सुनाई देती है। वह सावधानी से डेक पर जाती है और देखकर हैरान रह जाती है कि ग्रेग, विक्टर, डान, सैली और खुद जेस पलटी हुई बोट पर खड़े मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। यह देखकर वह पूरी तरह सदमे में आ जाती है और समझ नहीं पाती कि आखिर हो क्या रहा है। फिर वह गलती से रिकॉर्ड प्लेयर पर वही पुराना संगीत दोबारा लूप में चला देती है। वह उस ग्रुप की बातें भी सुनती है जो अभी अभी जहाज पर चढ़ा है, जिसमें उसकी दूसरी कॉपी भी शामिल है। जेस छिपकर रहने का फैसला करती है और वही घटनाएं दोबारा होते हुए देखती है जो कुछ देर पहले उसके साथ हुई थीं। जब सब लोग सिसिफस की बात कर रहे होते हैं, तब जेस झांक कर देखती है कि उसकी दूसरी कॉपी उसकी तरफ देखने लगती है। तभी उसकी जेब से चाबियां गिर जाती हैं। इसी वजह से ग्रुप को खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई देती है और जेस वहां से भाग जाती है।
बाद में उसे पता चलता है कि ग्रुप हीदर को ढूंढ रहा है और तब उसे एहसास होता है कि जिस इंसान का पीछा वे कर रहे थे वह खुद वही थी। नई जेस शीशे में उसे देख लेती है जबकि विक्टर उसके पीछे दौड़ पड़ता है। असल जेस वापस डेक पर पहुंचती है और पानी में डाउनी की लाश देखती है जिसे समुद्री पक्षी नोच रहे होते हैं। तभी विक्टर उसे डेक पर देख लेता है और हैरान हो जाता है कि वह इतनी जल्दी वहां कैसे पहुंच गई जबकि वह अभी बाकी लोगों को बॉलरूम में छोड़कर आया था। जेस सच बताने की कोशिश करती है और कहती है कि जहाज पर कुछ अजीब हो रहा है। वह बताती है कि उसकी दूसरी कॉपी नीचे ग्रुप के साथ मौजूद है। वह समझाने की कोशिश करती है कि सबकी लाशें जहाज में बिखरी हुई हैं और यह सब पहले भी हो चुका है। जेस विक्टर को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि पूरा ग्रुप मर जाएगा और उसने पहले भी विक्टर को सिर में छेद के साथ देखा था, लेकिन विक्टर उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। बहस के दौरान जेस गलती से उसका सिर दीवार में लगे एक हुक से टकरा देती है जो उसकी खोपड़ी में घुस जाता है। अपने किए से घबराकर जेस वहां से भाग जाती है और विक्टर को सिर के पीछे घाव के साथ छोड़ देती है। टूट चुकी जेस भटकते हुए क्रू के लॉकर रूम में पहुंचती है जहां उसे मुड़े तुड़े कागजों का एक ढेर मिलता है। उन सभी कागजों पर एक ही संदेश लिखा होता है, अगर वे जहाज पर चढ़ें तो सबको मार दो। जेस को एहसास होता है कि ये सारे संदेश बिल्कुल उसकी अपनी हैंडराइटिंग जैसे लग रहे हैं। अब हमलावर की कही हुई बातें उसके दिमाग में बार बार गूंजने लगती हैं। वह और सुराग ढूंढने के लिए लॉकर खोलती है और उसे कई ओवरऑनल्स दिखाई देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले हमलावर ने पहने थे। जेस को वहां कई शॉटगन भी मिलती हैं, जबकि उसके दिमाग में वही आवाज गूंजती रहती है कि घर वापस जाना है तो सबको मारना होगा। वह सोचने लगती है कि आखिर इस जहाज से निकलने के लिए उसे क्या करना होगा। तभी उसकी नजर फर्श की ग्रिल में लटके हुए अपने लॉकेट पर पड़ती है। नीचे देखने पर उसे अपनी जैसी ढेर सारी नेकलेस दिखाई देती हैं। उसी समय उसके गले का लॉकेट फिसलकर नीचे ग्रिल में गिर जाता है। अब उसे समझ आ जाता है कि सब कुछ बार बार दोहराया जा रहा है। जहाज से निकलने की बेचैनी में वह गोलियां भरना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ नया ग्रुप अपनी यात्रा जारी रखता है। सैली, आई डाउनी की, जेतानी और ग्रेग थिएटर की तरफ जाते हैं जबकि घायल विक्टर इधर उधर भटक रहा होता है। जेस को विक्टर मिल जाता है और वह उस पर बंदूक तान देती है, लेकिन साथ ही उससे भरोसा दिलाती है कि वह सब कुछ ठीक कर देगी और सबको इस जहाज से बाहर निकाल लेगी। तभी वह अपनी दूसरी कॉपी को बॉलरूम में जाते देखती है और विक्टर को जाने देती है। अब उसका निशाना दूसरी जेस होती है, लेकिन पिछली बार की तरह विक्टर उसका गला दबाने के बजाय दो दो जेस देखकर हैरान रह जाता है। जेस अपनी दूसरी कॉपी पर गोली नहीं चला पाती और उसे जाने देती है। कम से कम अब विक्टर उसकी बात पर यकीन कर सकता है। वह विक्टर को याद दिलाने की कोशिश करती है कि यह सब पहले भी हो चुका है, लेकिन तभी शॉटगन की आवाज गूंजती है। जेस जानती है कि पहले की तरह सैली और डाउनी पर गोली चलने वाली है, इसलिए वह उन्हें धक्का देकर गोली की लाइन से हटा देती है और वे बच जाते हैं। थिएटर से बाहर निकलने के बाद सैली और डाउनी जेस के साथ चलने लगते हैं। जेस उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि जो कुछ अभी हो रहा है वह पहले भी हो चुका है और शायद इस बार वे इस पैटर्न को बदल सकते हैं, लेकिन सैली और डाउनी उसकी बात ठीक से समझ नहीं पाते। जेस उन्हें एक शॉटगन देकर विक्टर को ढूंढने वापस निकल जाती है। जब वह बॉलरूम पहुंचती है तो वहां विक्टर नहीं होता। उसे खून के निशान दिखाई देते हैं जो डेक तक जा रहे होते हैं, जिससे लगता है कि शायद विक्टर समुद्र में गिर गया है। इसी दौरान कॉरिडोर में डाउनी दूर खड़े किसी इंसान पर गोली चलाता है। वह नकाबपोश हमलावर निकलती है। जब उसका मास्क उतरता है तो पता चलता है कि वह भी जेस ही है, जिसके चेहरे पर खून लगा हुआ है। नकाबपोश जेस कहती है कि विक्टर समुद्र में गिर चुका है और अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उसके पीछे आना होगा। असली जेस दूर से चिल्लाकर उन्हें चेतावनी देने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी दूसरी कॉपी सैली और डाउनी को एक कमरे में ले जाने में कामयाब हो जाती है। वहां पहुंचते ही नकाबपोश जेस चाकू निकालती है और दोनों पर हमला कर देती है। वह डाउनी को बार बार चाकू मारती रहती है, जबकि सैली किसी तरह वहां से बच निकलती है। असली जेस सैली के पीछे दौड़ती है, लेकिन सैली रुकती नहीं क्योंकि उसे लगता है कि हमला करने वाली जेस वही थी। सैली इंजन रूम में छिप जाती है और असली जेस से बचने की कोशिश करती है। फिर उसे एक कंट्रोल रूम मिलता है जहां से वह मदद के लिए डिस्ट्रेस कॉल भेजती है। जैसे ही सैली कमरे से बाहर निकलती है,
स्पीकर से ग्रेग की आवाज सुनाई देती है। तभी खुलासा होता है कि तूफान आने से पहले ग्रेग और जेस ने रेडियो पर जो मदद की पुकार सुनी थी वह सैली की ही आवाज थी। उधर जेस लगातार सैली को ढूंढ रही होती है, जो जहाज के आगे वाले ऊपरी डेक पर बैठी रो रही होती है। लेकिन जेस हैरान रह जाती है जब उसे सैली के साथ फर्श पर एक दर्जन से भी ज्यादा मरी हुई सैली दिखाई देती हैं। इससे साफ हो जाता है कि यह सब बहुत बार बार हो चुका है। जेस सैली को संभालने की कोशिश करती है और उसे समझाती है कि वह वही जेस नहीं है जिसने उसे और डाउनी को नुकसान पहुंचाया था। अचानक उसे शोर सुनाई देता है और वह देखती है कि नई जेस और नकाबपोश जेस आपस में लड़ रही हैं। कुछ ही पल बाद नई जेस नकाबपोश जेस को जहाज से नीचे फेंक देती है। जब जेस वापस सैली के पास पहुंचती है तो सैली उसकी बाहों में दम तोड़ देती है। इसके बाद जेस देखती है कि नई जेस एक और नए ग्रुप को जहाज पर चढ़ते हुए देख रही है, जिसमें उसकी एक और नई कॉपी भी शामिल है। तभी जेस को समझ आता है कि जैसे ही सब मर जाते हैं पूरा लूप फिर से शुरू हो जाता है और यॉट दोबारा लौट आता है। जेस फिर से पूरे ग्रुप को जहाज पर चढ़ते हुए देखती है और उसके दिमाग में एक नई योजना आती है। वह डेक से नीचे भागती है और इंजन रूम में जाकर जहाज को यॉट से दूर जाने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह नाकाम रहती है। सीढ़ियां चढ़ते समय वह अपनी ही एक कॉपी को गलती से विक्टर का सिर दीवार के हुक में घुसाते हुए देखती है। इसके बाद वह उसी बेडरूम में पहुंचती है जहां पहले डाउनी पर हमला हुआ था और बाथरूम में उसे डाउनी खून से लथपथ पड़ा मिलता है। यह देखकर वह डाउनी के खून से शीशे पर गो टू थिएटर लिख देती है। फिर डाउनी और ग्रेग की लाशों को समुद्र में फेंक देती है। कुछ देर बाद उसकी मुलाकात सैली और डाउनी की सबसे नई कॉपी से होती है, जो बॉलरूम में ग्रेग और जेस का इंतजार कर रहे होते हैं। जेस उनसे कहती है कि वे ग्रेग से थिएटर में मिलें। लूप को रोकने की आखिरी कोशिश में जेस पहले लूप की सारी घटनाओं को फिर से शुरू करती है। वह एक शॉटगन उठाती है, मास्क पहनती है और खुद को नए हमलावर के रूप में छिपा लेती है। मास्क पहनकर वह अपनी सबसे नई कॉपी की बातें सुनती है, जो ग्रेग से बहस के बाद वहां से चली जाती है। वह ग्रेग का पीछा करती है और उसे थिएटर की बालकनी तक पहुंचते हुए देखती है। फिर वह उस पर बंदूक तान देती है, लेकिन गोली चलाने से पहले ग्रेग समझ जाता है कि मास्क के पीछे जेस ही है और अपने दोस्तों की सभी कॉपियों को मार देगी ताकि एक नया लूप शुरू हो सके। इस बार वह सीढ़ियों पर उनका इंतजार करेगी और उन्हें जहाज पर चढ़ने से रोक देगी। माफी मांगने के बाद वह ग्रेग को गोली मार देती है, फिर सैली और डाउनी को भी मार देती है, जबकि उसकी सबसे नई कॉपी ग्रेग की लाश देखकर वहां पहुंचती है। एक बार फिर नई जेस बच निकलती है और अब असली नकाबपोश जेस वही हमलावर बन चुकी होती है जिससे वह शुरुआत में भाग रही थी। इसके बाद पूरा चक्र फिर दोहराया जाता है। नई जेस और असली जेस ऊपरी डेक पर आमने सामने आती हैं और उनके बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। आखिरकार नकाबपोश जेस जहाज से नीचे गिर जाती है। गिरने से पहले वह अपनी नई कॉपी से कहती है, उन्हें जहाज पर मत चढ़ने देना। अगर घर वापस जाना है तो सबको मार देना। समुद्र में गिरने के बाद जेस किनारे पर पहुंच जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने पहले अपने सपने में देखा था। थोड़ी देर खुद को संभालने और समझने की कोशिश करने के बाद वह घर की तरफ निकल पड़ती है। जेस को राहत महसूस होती है कि वह आखिरकार बच निकली, लेकिन घर पहुंचते ही वह खिड़की से अपने बेटे टॉमी को ड्राइंग बनाते हुए देखती है। तभी उसकी राहत खत्म हो जाती है, क्योंकि उसे अपनी ही आवाज सुनाई देती है। वह देखती है कि उसकी एक और कॉपी कपड़े और पिछवाड़े में पड़ा खिलौना जहाज इकट्ठा कर रही है। फिर वह खिड़की की तरफ देखती है और खुद को टॉमी पर चिल्लाते हुए देखती है, क्योंकि उसने खिलौना बाहर छोड़ दिया था। कुछ देर बाद टॉमी खिड़की पर खड़ी जेस को देख लेता है और घबराकर फर्श पर पेंट गिरा देता है। जेस रोने लगती है जब वह अपनी ही कॉपी को टॉमी पर गुस्सा करते, उसे थप्पड़ मारते और उसकी ऑटिज्म की वजह से उस पर चिल्लाते हुए सुनती है। जब घर वाली जेस पेंट साफ करने में लगी होती है, तभी असली जेस ध्यान भटकाने के लिए डोरबेल बजा देती है। जेस फिर घर के पीछे वाले हिस्से में जाती है और शेड से एक हथौड़ा उठा लेती है। इसके बाद वह घर के अंदर जाती है और बिना एक पल सोचे अपनी दूसरी कॉपी के सिर पर हथौड़ा मार देती है। तभी उसे एहसास होता है कि टॉमी ने यह सब अपनी आंखों से देख लिया है। जेस अपने बेटे को गले लगाती है और उसे समझाती है कि उसने जो देखा
वह सिर्फ एक बुरा सपना था। इसके बाद जेस लाश को एक बैग में डालती है और अपना खोया हुआ लॉकेट वापस ले लेती है। फिर वह बैग को कार की डिक्की में रख देती है। सब कुछ खत्म करने के बाद जेस और टॉमी दोबारा निकल पड़ते हैं। इस बार जेस टॉमी से वादा करती है कि वह उसे फिर कभी चोट नहीं पहुंचाएगी। लेकिन तभी एक सीगल आकर कार के शीशे से टकरा जाता है। जेस सड़क किनारे गाड़ी रोक देती है। टॉमी परेशान हो जाता है, इसलिए जेस उस पक्षी को दफनाने का फैसला करती है। जब वह उसे समुद्र में फेंकने के लिए किनारे की तरफ जाती है तो उसकी नजर उसी जगह पड़े ढेर सारे मरे हुए सीगल्स पर पड़ती है। तभी जेस को समझ आता है कि वह अब भी उसी लूप में फंसी हुई है। घबराकर वह कार की तरफ भागती है और वहां से निकल जाती है। लेकिन टॉमी को शांत कराने की कोशिश में उसकी कार सामने से आ रहे ट्रक से टकरा जाती है। जोरदार टक्कर के बाद कार पलट जाती है और बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। कुछ ही देर में लोग मदद के लिए पहुंचते हैं और कार की डिक्की से जेस की लाश बरामद होती है, जिसे उसने पहले छिपाया था। वहीं टॉमी भी अपनी गंभीर चोटों की वजह से मर रहा होता है। लेकिन सबसे अजीब बात यह होती है कि असली जेस बिल्कुल सही सलामत खड़ी होकर यह पूरा मंजर देख रही होती है। तभी एक टैक्सी ड्राइवर उसके पास आता है और कहता है कि उस लड़के को अब वापस नहीं लाया जा सकता। यही शब्द सुनकर जेस को सब कुछ समझ आने लगता है। वह टैक्सी ड्राइवर से उसे ट्रायंगल हार्बर छोड़ने के लिए कहती है और रास्ते में सो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है, वह हार्बर पहुंच चुकी होती है। उसकी याददाश्त धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगती है। जेस की मुलाकात विक्टर से होती है, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाती। इसलिए विक्टर खुद अपना परिचय देता है और उसे यॉट तक ले जाता है। विक्टर पूछता है कि टॉमी कहाँ है। जेस कुछ देर चुप रहती है और फिर वही जवाब देती है, टॉमी स्कूल में है। इसके बाद ग्रेग उनसे मिलता है। जेस उसे गले लगाकर माफी मांगती है। आखिर में वह ग्रेग और बाकी लोगों के साथ बोट पर चढ़ने का फैसला करती है और इसी के साथ पूरा लूप एक बार फिर शुरू हो जाता है, क्योंकि जेस अब भी यही उम्मीद कर रही होती है कि शायद इस बार वह अपने बेटे टॉमी को वापस पा सके। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक टाइम लूप की कहानी थी तो दोबारा सोचिए, क्योंकि असली डर मौत नहीं बल्कि उसी गलती को हमेशा दोहराते रहना है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं, क्या आप इस अंत का असली मतलब समझ पाए?